हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के हम इस वीडियो में तीन डॉक्ट्राइन्स को रिवाइज करने वाले हैं और वो तीन डॉक्ट्राइन्स कौन सी हैं। पहली तो अल्ट्रा वायर्स, सेकंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड थर्ड इंडोर मैनेजमेंट। ये वीडियो सीए एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वीडियो है। मैं आप लोग को ये पहले ही बता दूं कि सीए इंटर कोर्स में तो ये तीनों डॉक्ट्राइन्स दे रखी हैं, लेकिन सीएमए कोर्स में सिर्फ अल्ट्रा वायर्स वाली डॉक्ट्राइन है। बट ये जो अदर दो डॉक्ट्राइन्स है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट, ये भी बहुत ही इजी डॉक्ट्राइन्स है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन तीनों डॉक्ट्राइन्स को एक बार पढ़ लें। तो अपन अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। मैंने आप लोग को जब पहला वीडियो दिया था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का, उसमें मैंने आप लोग को एमओए के बारे में पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 4। उसमें मैंने आपको एक क्लॉज पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस के बारे में लिखती है कि वो किस बिजनेस में डील करेगी, किस एक्सटेंट तक कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, किस एक्सटेंट तक किसी अग्रीमेंट में थर्ड पार्टी के साथ एंटर कर सकती है। अब ये क्या बोल रहा है, अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड दी पावर। अब अगर कंपनी ने जिन बिजनेस के बारे में अपने एमओए में, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, अगर उन बिजनेस या उन ऑब्जेक्ट्स के अलावा कंपनी किसी और बिजनेस ऑब्जेक्टिव में एंटर करती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है जो कि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है, यानी उन्होंने ऐसे बिजनेस में एंटर कर लिया जो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है, या नहीं अपने वो बियॉन्ड दी पावर चले गए, बियॉन्ड दी एमओए चले गए, जो कि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर उन्होंने अपने एमओए को ओवरराइड कर दिया, तो ऐसे केस में वो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, जिस भी अग्रीमेंट में एंटर करेंगे, या जिस भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो एंटर करेंगे, वो वॉइड माना जाएगा। उसे हम लीगल स्टेटस नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है। ये बेसिकली ये डॉक्ट्राइन क्यों बनाई गई है, टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सी, क्या होता है जब हम कंपनी अपने एमओए एंड एओए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी के पास फाइल करते हैं, तो ये फाइल होते ही पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है कि इसे कोई भी जनरल पब्लिक, जैसे अगर आज मैं हूँ और मैं आज रिलायंस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस एग्रीमेंट करने वाली हूँ, तो उनके साथ एग्रीमेंट में एंटर होने से पहले मैं आरओसी के पास जाऊंगी और उनके एमओए एंड एओए चेकआउट कर लूंगी। जैसे मैंने एमओए में चेक किया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज मैंने जाके पढ़ लिया कि क्या जिस बिजनेस में मैं और रिलायंस एंटर कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑलरेडी वो बिजनेस मेंशन है या नहीं है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कंपनी अपने विद इन दी पावर्स ही वर्क कर रही है, विद इन दी पावर्स ही मेरे साथ बिजनेस एग्रीमेंट में एंटर कर रही है। तो इससे क्या हुआ कि मुझे एक प्रोटेक्शन मिल गया, मुझे पहले ही पता चल गया कि क्या कंपनी इस बिजनेस में एंटर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब इसका एक केस लॉ भी है, इस केस लॉ को भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो कंपनी है अपनी एशबरी रेलवे कैरेज, इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ था, मेक, सेल, लैंड और हायर रेलवे प्लांट्स, मतलब जो रेलवे वैगन्स होते हैं, रेलवे बग्गी होती है, ऐसे ये जो पीछे ऐसे मेन इंजन के पीछे लगी हुई होती है ये बग्गियां, उनको खरीदने का, बेचने का, बनाने का इसका बिजनेस था। एंड आगे इसमें एक मतलब होता है ना कि अपन लिख देते हैं लैंड प्लांट ऐसे करके, अपन हमने थर्ड फोर्थ क्लास में लिखते थे कि अपन ने लाइन से ऐसे कॉमा करके कुछ पॉइंट्स लिख दिए एंड लास्ट में अपन ने एक्सेट्रा लगा दिया। तो वैसे ही यहाँ पे एक्सेट्रा लगा हुआ है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब कोई जनरल कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। अब क्या हुआ, जो कंपनी है उसने रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। मतलब कि जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है उसको फाइनेंस करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया विद मिस्टर रिची। अब अपन अगर बात करें तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव में तो ये लिखा हुआ है कि वो रेलवे वैगन बनाएगी, बेचेगी या खरीदेगी या फिर लेंड करेगी। एंड लास्ट में ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है। तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर से क्या मतलब है कि कंपनी किसी भी बिजनेस में एंटर कर सकती है, बिकॉज इन्होंने आगे तो एक्सेट्रा लिख दिया है, तो यानी आगे वो कोई सा भी बिजनेस में एंटर कर सकती है। द आंसर इज नो। इस जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब भी हमें जो पहले पॉइंट्स लिखे हैं उससे रेलेवेंट पॉइंट ही निकालना होगा। ऐसे नहीं है कि अगर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि हम ना रेलवे वैगन्स बेचेंगे और एक्सेट्रा कर दिया तो हमने कोई थर्ड बिजनेस ही शुरू कर दिया, बिकॉज हमने तो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक ओपन एंडेड पॉइंट छोड़ दिया था कि हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकते हैं। नहीं, हमें इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी इससे ही डिराइव करना होगा कि ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इससे रिलेटेड ही, मतलब ये जो पहले पॉइंट लिखे हुए इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होना
चाहिए। अब कंपनी ने किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया? टू फाइनेंस दी कंस्ट्रक्शन। अब ये तो ऑल टुगेदर बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, जो उनके ऑब्जेक्ट में जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो यानी उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज को बियॉन्ड द पावर जाकर के कैरी आउट किया है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आगे क्या हुआ, इन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया, बट फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया कि उन्होंने अपने जो उन्हें फाइनेंस करना था वो उन्होंने फाइनेंस नहीं दिया। तो इस पे मिस्टर रिची ने कोर्ट केस फाइल किया कि भाई मुझे तो डैमेजेस पे किए जाए, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया है। उसने बोला कि ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा है इसके अंदर कंपनी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकती है। गिव पावर टू कंपनी टू एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। और जो कंपनी मेरे साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है उसको भी लीगल एनफोर्समेंट मिलना चाहिए, लीगल एनफोर्समेंट मिलना चाहिए, and that is within the powers of the company. Further, contract is ratified by the shareholders. हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको और याद दिला देती हूँ। कल मैंने जब आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ाया था तो मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर कंपनी कोई ऐसा एक्ट करती है जो अल्टावाइज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स है, तो उस केस में कंपनी उससे रेटिफाई कर सकती है। अगर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एओए है तो उससे शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं। एंड अगर वो विद इन दी पावर्स बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ एमओए है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी रेटिफाई नहीं कर सकता है। तो यही यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई किया था शेयर होल्डर्स ने, बट अपन ने ये साफ पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी एमओए का किसी ने भी बियॉन्ड द पावर जाके यूज किया है तो उसे शेयर होल्डर्स कंपनी कोई भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट तो इनवैलिड हो गया, मतलब इसके कोई भी लीगल एनफोर्समेंट हो ही नहीं सकता है। इस पे अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया अपना, द जनरल कॉन्ट्रैक्टर टू बी इंटरप्रिटेड इन द कनेक्शन विद अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो अदर ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं इसके रिलेशन में ही इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेटिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए है उसे शेयर होल्डर्स रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो ये तो अपनी थी पहली डॉक्ट्राइन। अब इसको अपन बुक से भी देख लेते हैं। Doctrine of ultra vires. The meaning of the term ultra vires is simply beyond powers. The legal phrase ultra vires is applicable only on acts to done in excess of the legal powers of the doers. The doctrine of ultra vires is meant to protect the shareholders and the creditors of the company. It is a fundamental rule of company law that objects of a company, as stated in its memorandum, can be departed from only to the extent permitted by the Act. In consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law. मतलब आपने ऐसा काम किया है जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही बट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी ऑल्सो है। और कंपनी की पावर्स कहाँ से आती है? एमओए से आती है, यानी आप एमओए के भी ऊपर जाके आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो वॉइड होता है एंड इनऑपरेटिव इन लॉ होता है एंड देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। मतलब अगर हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता है कंपनी पे कि वो उसे फुलफिल करे। तो यही अपने इस केस लॉ में हुआ था कि मिस्टर रिची ने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया वो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए है, तो वो कंपनी को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। अब ये यहाँ पे ऐसी बात क्यों लिखी गई है? बिकॉज हमारे जो एमओए एंड एओए है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि कोई भी थर्ड पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा है, मतलब ये डीम्ड माना जाता है कि आपने इन कॉन्ट्रैक्ट इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा ही पढ़ा होगा। तो ऐसे केस में मिस्टर रिची ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इनके एमओए में नहीं लिखा हुआ है। तो वो इस चीज का मतलब बचाव नहीं ले सकते कि मुझे तो पता ही नहीं है कि एमओए एंड एओए में क्या लिखा हुआ है। नो, ये डीम्ड माना जाएगा कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है एंड देयरफॉर अगर आपने फिर भी ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए हो तो उसको आप लीगल एनफोर्स नहीं करा सकते हो ऊपर अपॉन दी कंपनी। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टावाइज इज दैट अ कंपनी कैन नाइदर बी sued on an ultrawise transaction nor at
कैन इट स्यू, मतलब कंपनी के ऊपर ना कोई कोर्ट केस फाइल हो सकता है, ना ही कंपनी किसी पे कोई कोर्ट केस फाइल कर सकती है. सिंस एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. Therefore, when one deals with a company, one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultra-wise the company, you cannot enforce it against the company. Now, आप example अपन देख लेते हैं. If you have lent money, you cannot recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction order. ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपने कंपनी को कोई पैसा दिया है तो आप अपना पैसा वापस रिकवर नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो अल्ट्रा वायर ऑफ द एमओए है. बट अगर कंपनी ने अभी तक उस पैसे को यूज नहीं किया, उससे खर्चा नहीं किया है, तो आप एक इंजंक्शन ऑर्डर मतलब किसी को रोकना, इंजंक्शन ऑर्डर पास करके थ्रू कोर्ट कंपनी को रोक सकते हो कि आप मेरे पैसे को यूज नहीं करोगे. This is because the company does not become the owner of the money which is ultra wise the company, because company is जो उन्हें पैसा मिला है, जो उन्होंने ultra wise the transaction किया है और जो उन्हें पैसा मिला है, कंपनी उसकी ओनर नहीं बनी है. तो by issuing an injunction order, the lender can stop the company from using that money. As the lender remains the owner, he can take back the property in lieu of money. Now, अब ये एक स्पेशल पॉइंट है. इफ द अल्ट्रावायर जोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी, देन द लेंडर मे बी एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू द एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी. अब ऐसा हुआ कि फॉर सपोज ऐसा लिखा हुआ है अपने एमओए में कि कंपनी, जो हमने ऐसे एओए में लिखा हुआ है, सॉरी ऐसे मान लेते हैं अपन कि डायरेक्टर्स अपने बेसिस पे 2 लाख तक का लोन रेस कर सकते हैं. बट अब डायरेक्टर्स ने क्या किया, 10 लाख का लोन रेस कर लिया और मेंबर से पूछा नहीं. मतलब एओए में ऐसे लिखा है कि 2 लाख तक का तो विदाउट एनी अप्रूवल लोन रेस कर सकते हैं, बट अगर 2 लाख से ज्यादा चाहिए तो मेंबर से अप्रूवल लेनी होगी. बट इन्होंने 10 लाख का लोन रेस किया और मेंबर से पूछा नहीं. तो ऐसे केस में इन्होंने अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन किया है, बट इन्होंने ये जो 10 लाख था वो कंपनी के किसी लॉफुल बिजनेस में यूज किया है. तो ऐसे केस में जो वो सामने वाला बंदा है जिसने पैसा दिया है, वो तो बोलेगा यार मैंने तो आपको एक मतलब लीगल उसके लिए ही चीजें आपको पैसा दिया था, और मुझे क्या पता था कि आपने अप्रूवल नहीं लिया. मतलब ये तो आपके अंदर का मामला हो गया कि आपने अप्रूवल ली है या नहीं लिए. मैंने तो आपके एमओए में देखा था कि आप पैसा ले सकते हो और एक्सेस मनी भी ले सकते हो 2 लाख से ऊपर अगर आपने मेंबर से अप्रूवल ली हो. बट अगर आपने अभी अंदर अगर आपने अप्रूवल नहीं ली तो उसका मुझे क्या पता, मैं तो इंटरनल मेंबर नहीं हूं ना आपका. तो अगर आपने इंटरनली अगर कोई अप्रूवल नहीं ली तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है. मैंने तो आपको पैसा दिया और आपने लीगली उसे यूज किया है, और हमने लीगली यूज किया है तो मैं तो अपना पैसा ले सकता हूँ. ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमने कोई अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन किया है और अगर हमने कोई लोन लिया है, बट हमने उस लोन को किसी लॉफुल डेट के लिए ही यूज किया है, किसी लॉफुल ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया है, तो लेंडर कंपनी से लोन रिकवर कर सकता है. An act which is ultra-vires the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company. However, if the act is ultra-vires the powers of the directors, shareholders can ratify it. If it ultra-vires the articles, the company can alter the articles if the act is within the power of the company, yani within the power of MOA. But is done irregularly, shareholder can validate it. Now ये वही केस लॉ आ गया अपना, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. इन द केस ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश आर टू मेक एंड सेल और lend or hire railway plans to carry on the business of mechanical engineers and general contractors. The company entered into a contract with Measures Ritchie, a firm of railway contractors, to finance the construction of a railway line in Belgium. On subsequent repudiation of this contract by the company on the ground of its being ultra vires, Ritchie brought a case for damages on the ground of breach of contract, as according to him, the words general contractors in the object clause gave power to the company to enter into such a contract, and therefore it was within the powers of the company. More so because the contract was ratified by the majority of the shareholders. The House of Lords held that contract was ultra vires the company and therefore null and void.
The term general contractor was interpreted to indicate as the making generally of such contracts as are connected with the business of mechanical engineers. The shareholders cannot ratify such a contract as the contract was ultra vires the object clause. मतलब वो यहीं पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायर्स है, और जो हमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो वर्ड है उसे इंटरप्रेट करना है जो उसके अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे मेक एंड सेल लैंड और हायर रेलवे प्लान्स, तो उसके कनेक्शन में ही हमें जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब इंटरप्रेट करना होगा। एंड आगे इसने क्या लिखा कि शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेटिफाई सच अ कॉन्ट्रैक्ट एज सच कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रावाइज द ऑब्जेक्ट लॉस विच बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सो। अब इसके इफेक्ट्स क्या लिखे हुए हैं इस डॉक्ट्राइन के? व्हेन एन अल्ट्रा वाइज एक्ट हैज बीन और इज अबाउट टू बी अंडरटेकन, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन गेट एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन इट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद इट। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कंपनी कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है जो कि अल्ट्रा वायर्स है, तो अगर मेंबर को पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो वो इंजंक्शन ऑर्डर देके यानी रोक कर उन्हें मतलब रोकने का ऑर्डर देके उन्हें रोक सकती है कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर मत करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नाइदर पार्टी इवन आउटसाइडर कैन स्यू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सच एग्रीमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कंपनी किसी अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन में एंटर कर जाती है तो ना कंपनी पे कोई कोर्ट केस फाइल कर सकता है, ना ही कंपनी किसी पे कोई कोर्ट केस फाइल कर सकती है। Now the note is every person entering into a contract with the company is presumed to have knowledge about the clause। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि MON AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी आरओसी के पास नॉमिनल फीस जमा करा के उन्हें पढ़ सकता है। तो हमेशा यही माना जाता है कि कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले जो भी थर्ड पर्सन है उसने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया है, डीम्ड माना जाता है कि उसने इन्हें पढ़ लिया है। तो यहाँ अपन ने अपनी पहली डॉक्ट्राइन को पूरी की पूरी रिवाइज कर ली है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। आई होप आपको ये पूरी की पूरी समझ में आएगी, और अपन अब अपनी नेक्स्ट डॉक्ट्राइन्स पे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन अपनी नेक्स्ट डॉक्ट्राइन पे बढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये भी मतलब बहुत ही एकदम सिमिलर सी है अल्ट्रा वायर से। इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो MON AOA है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कोई भी थर्ड पर्सन अगर कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उन्हें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ये डीम्ड माना जाता है कि उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है और इनकी जानकारी रखते हैं, इनके बारे में अवेयर हैं। इसका भी एक केस लॉ है, अर्नेस्ट वर्सेस निकोल्स। इसको सॉरी इसमें बस इतनी सी बात लिखी है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि जो भी पर्सन है थर्ड पर्सन जो कंपनी के साथ कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो उसे MON AO की डीम्ड नॉलेज मानी जाती है कि उसे इनके बारे में ऑलरेडी पता है, ही इज अवेयर अबाउट द इन व्हाट बिजनेसेस कंपनी कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत ही मतलब सिंपल सा है ये। इसमें बेसिकली कंपनी को सिक्योरिटी दी गई है, कंपनी को प्रोटेक्ट किया गया है इस डॉक्ट्राइन में कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यार हमें तो MOA AOA की जानकारी नहीं थी और हमने तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया तो अब तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ेगा। नहीं, जब MON AOA ROC के पास फाइल्ड है, कंपनी हमेशा अपडेट भी उन्हें किया जाता है, तो हमेशा यही माना जाता है कि थर्ड पर्सन को उनकी नॉलेज होगी। तो अगर आपने अगर स्टिल उनको नहीं पढ़ा या फिर आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी है, तो इसमें आपकी ही गलती है कि आपने MON AOA को पढ़ा नहीं। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन है टू कंपनी। अब अगर एक डॉक्ट्राइन बनाई है टू गिव प्रोटेक्शन टू कंपनी, तब एक डॉक्ट्राइन बनानी पड़ेगी टू गिव प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी। तो इसीलिए इन्होंने एक डॉक्ट्राइन और बनाई, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये क्या बोलती है कि चलो ठीक है हमने मान लिया कि ये जो MON AOA है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है और हर थर्ड पार्टी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। बट अगर MON AOA में मैंने आपको ये ऊपर भी एग्जांपल दिया था, जैसे मैं AOA में बात करती हूँ कि हमें एओए में लिखा है कि डायरेक्टर्स अपने बेसिस पे 2 लाख तक का लोन तो रेस कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर का अगर उन्हें लोन रेस करना है तो उन्हें मेंबर से अप्रूवल लेनी होगी। अब उन्होंने अगर 10 लाख का लोन रेस कर लिया तो अब थर्ड पार्टी ने, ऐसे तो MON AOA पढ़ा था उसमें लिखा था कि कंपनी लोन रेस कर सकती है बट अप्रूवल लेनी होगी। तो अब थर्ड पार्टी क्या माने कि यार कंपनी के पास पावर तो है लोन लेने की, बट अब उन्होंने अपने मेंबर से अप्रूवल लिए है या नहीं लिए वो इसको भी जानकारी रहे उसकी। नो, देखो आपके इंटरनली कंपनी में क्या चल रहा है, आपने किसी से अप्रूवल ली है या नहीं ली है, इसके बारे में थर्ड पार्टी को पता नहीं होता है। जितना पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, जितना ROC के पास अवेलेबल है, उतना ही थर्ड पार्टी को पता होता है। तो MON AOA में तो लिखा हुआ है कि हाँ
अथॉरिटी है कंपनी के पास। अब आपने इंटरनली अगर किसी से अप्रूवल नहीं लिए तो इसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती है? उसको थोड़ी आप बोल सकते हो कि यार आप ये भी पता करो कि मतलब उन्होंने आपस में हमने इंटरनली रेगुलेशंस फुलफिल करे या नहीं करे हैं। नो, इसमें थर्ड पार्टी को एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि थर्ड पार्टी ये अज्यूम कर सकती है कि जो भी इनके इंटरनल प्रोसीजर्स थे, इंटरनल इनको अप्रूवल लेनी थी, वो कंपनी ने ले ली है, बिकॉज उनके एमओए में तो लिखा हुआ है, एओए में तो लिखा हुआ है कि वो लोन ले सकते हैं। तो थर्ड पार्टी ये मान लेगी कि हाँ इनके पास अथॉरिटी है, और जितने भी इनको नेसेसरी प्रोसीडिंग्स करनी थी, नेसेसरी अप्रूवल लेनी थी, वो सारी की सारी कंपनी ने कंप्लाई करी है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये एक तरह से एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। इसमें क्या लिखा हुआ है? एनीवन डीलिंग विद द कंपनी कैन प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर डन। इसका वही केस लॉ दे रखा है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्काउन, ये मैंने आपको पहले अभी समझा दिया, लोन रेजिंग वाला ही ये पॉइंट है। आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है? व्हाट हैपेंस इंटरनली इन अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी अपन को दे रखे हैं कि इन केसेस में हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी थर्ड पार्टी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकती है। पहला क्या हुआ? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, कि ठीक है आप थर्ड पार्टी हो, बट अगर आपको किसी भी सोर्स के थ्रू, किसी भी मतलब किसी रेगुलेटर के थ्रू या कैसे भी आपको ये पता चलता है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है और वो मतलब ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसमें आपको जानकारी मिल चुकी है ऑलरेडी, और फिर भी आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो इसमें तो आपकी गलती हुई ना यार, कि आपको भी थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था। जब आपको इतनी मतलब होता है ना कि भनक मिल गई कि यार कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, फिर भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते हो। सेकंड, नेग्लिजेंस, ये भी वही सेम सा पॉइंट है कि आपको पता चल गया कि कंपनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, जो भी उन्हें नेसेसरी प्रोसीडिंग्स करनी है, अप्रूवल्स लेनी है, वो नहीं कर रही है, फिर भी हमने नेग्लिजेंटली मतलब हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ ठीक है भाई कुछ भी होगा, बट मेरे पास तो इंडोर मैनेजमेंट है ना, उससे मेरे पास तो ये प्रोटेक्शन है ही कि अगर इनके इंटरनली अगर कुछ काम नहीं हुआ तो मुझे तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नहीं, अगर आप ऐसे नेग्लिजेंटली वर्क करते हो तो भी आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते हो। थर्ड पॉइंट है फोर्जरी। फोर्जरी मतलब, अब ऐसे मैं बताती हूँ आपको फोर्जरी का क्या मतलब होता है। जैसे मैं हूँ, अब मैंने अपने जो मेरे प्रिंसिपल है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करनी थी, अब वो अवेलेबल नहीं थे और कुछ गड़बड़ी भी थी तो मुझे उन्हें बताना नहीं था, तो मैंने क्या किया, 30 सितंबर को खुद ही जो ऑडिट रिपोर्ट थी उस पे मैंने उनके साइन कर दिए। तो उन्होंने खुद तो साइन करे नहीं है, मैंने उनके साइन बना करके खुद ही साइन कर दिए। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया है, उनके साइन को फोर्ज किया है, यानी मैंने उनके साइन को गलत तरीके से कॉपी किया है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है और उस पे जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके सिग्नेचर को फोर्ज किया गया है, यानी गलत तरीके से जाली सिग्नेचर किया गया है, तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते। अब आप यहाँ पे कहोगे मैम थर्ड पार्टी की क्या गलती है, उसे थोड़ी पता है कि साइन फोर्ज किया गया है नहीं किया गया है। बट हम अगर कॉमन लॉ की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फोर्जरी के थ्रू यानी जाली साइन के थ्रू एंटर किया जाता है तो उसे कैसे भी लीगल एनफोर्समेंट नहीं दिया जा सकता है, उसे कैसे भी सही हम नहीं मान सकते। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो जिसमें कंपनी ने फोर्ज साइन किया है तो उसे हम कैसे भी लीगल स्टेटस लीगल एनफोर्समेंट नहीं दे सकते। मीन्स यहाँ पे थर्ड पार्टी इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकती है। अब ये लास्ट पॉइंट है, कोई प्री कंडीशंस है अगर उन्हें फुलफिल नहीं किया है कंपनी ने तो। अब इन दोनों डॉक्ट्राइन्स को यहाँ से पढ़ लेते हैं। Doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. Doctrine of constructive notice. All those who are dealing with company deemed to be aware of what is stated in its MOA and AOA in its true perspective because both these documents are public documents. Section 399 provides that the MOA and AOA when registered with ROC become public documents and then they can be inspected by anyone by electronic means on payment of prescribed fees. अब ये केस लॉ है अर्नेस्ट वर्सेस निकोल्स। इट वाज हेल्ड दैट एन एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू बी familiar with the contents of all the public documents of the company. The MOA and AOA of every company are registered with the register of companies. The office of ROC is a public office. Hence, these documents become public documents. It is therefore the duty of person dealing with the company to inspect its public documents
and make sure that his contract is in conformity with their provisions. As observed, when whether a person actually reads them or not, he is to be in the same position as he have read them. मतलब deemed माना जाएगा कि उन्हें उसने इन documents को पढ़ा है. Now, the next point, effect of this doctrine. Every person dealing with the company shall be presumed to know the contents of the documents and understood them in their true perspective. Absence of notice of MOA and AOA cannot be an excuse to claim relief of for outsiders. मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपको अगर MOA and AOA के बारे में पता नहीं है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा कि यार ठीक है आपको नहीं पता तो हम आपको रिलीफ दे देते हैं कि हाँ आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है इससे आप लीगल बाइंडिंग कर सकते हो अपॉन द कंपनी. नो, हमेशा यही माना जाएगा कि आपने एमओएन एओए को पढ़ा है. आगे क्या बोला है, क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ठीक है हमने ये मान लिया कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, बट अगर आपके इंटरनली अगर कुछ चल रहा है कोई इंटरनल अप्रूवल सी तो उसके बारे में हमें थोड़ी पता होगा. बेसिकली अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे शिफ्ट कर रहा है. जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एन अनरियल डॉक्यूमेंट, अनरियल डॉक्ट्राइन. पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर्स एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स. बेसिकली वो यही बोलना चाह रहे हैं कि यार कंपनी को हम ऑफिसर्स के थ्रू जानते हैं, हम हमेशा उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने नहीं बैठते. बट स्टिल अगर हमने उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ भी लिया बट अगर इंटरनली ऑफिसर्स क्या कर रहे हो उसके बारे में हमें क्या पता, since it does not take notice of the realities of business life, hence caused inconvenient for business transactions. For example, where the directors or other officers of the company were empowered under the AOA to exercise certain powers only to certain prior approvals or sanctions of the shareholders, it is difficult for an outsider to ascertain whether necessary sanctions and approvals have been obtained before a certain officer exercises his powers or not. Therefore, to mitigate such a situation, those dealing with the company can assume if the directors or other officers are entering into such transactions, they would have obtained the necessary sanctions. This is known as doctrine of indoor management or Turquoise rule. Basically, ये जो अपना केस लॉ है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोइन उससे ये नाम इसको दिया गया है. एंड एक्ट एज एन एक्सेप्शन टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस. Doctrine of indoor management. The people who are dealing with the company are entitled to presume that internal proceedings and requirements has been duly met. Now अपन case law पढ़ लेते हैं. The directors of company were authorized by AOA to borrow on bond such sum of money as authorized by resolution in general meeting. The directors gave a bond to Turcoin without the authority of any such resolution. The question arose whether the company was liable on the bond. Held, the company was liable on the bond as Turcoin was entitled to assume that resolution of the company in general meeting has been passed. इसका रैशनल क्या है, मतलब इस डॉक्ट्राइन को लाने के पीछे के रीजंस क्या है. व्हाट हैपेंस इंटरनली इज अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज. एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशंस ऑफ अ कंपनी बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही शी इज नॉट प्रिवी टू. मतलब यही बोल रहा है कि वो सिर्फ ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनली प्रोसीडिंग सारी कंप्लीट हो गई होगी, उनके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती है. अब इसके ये अपने चार एक्सेप्शंस हैं. सबसे पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. इफ आउटसाइडर हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी विद इन द कंपनी, द बेनिफिट अंडर द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल. नेग्लिजेंस. इफ विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट द इरेगुलरिटीज विद इन अ कंपनी कैन बी डिस्कवर्ड. मतलब हमने बहुत ही सिंपल से एफर्ट करे, आपके अगर कोई आप इंटरनल किसी ऑफिसर को या डायरेक्टर को जानते हो, आपको बस उसे कॉल कॉल लगा के पूछना है कि यार सब कंपनी में सही चल रहा है ना, इंटरनली सारे रेगुलेशंस प्रोसीडिंग सारे फॉलो हो रहे हैं ना. बट अगर आपने उतना भी नहीं किया तो आप मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजेंट हो इसको लेकर के, तो हम आपको इंडोर मैनेजमेंट का भी फायदा नहीं देंगे. The irregularities within a company could be discovered, the benefit of the rule of indoor management would not apply. The protection of rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are so suspicious. मतलब आपको भनक लग गई कि यार ये तो सस्पिशियस सा लग रहा है, मतलब इतने आराम से हर चीज, मतलब होता है ना कि टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज कि यार इतना तो अच्छा सब कुछ नहीं चल सकता है, तो आपको एक सस्पिशियस माइंड आपका चल रहा है कि यार कुछ तो गलत लग रहा है यहाँ पे. फिर भी आप अगर उसे नेग्लेक्ट करते हो तो यानी इसमें आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया. तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है, द प्रोटेक्शन ऑफ रूल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टेंसेज सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सो सस्पिशियस एज टू इनवाइट इंक्वायरी एंड द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी डज नॉट मेक प्रॉपर इंक्वायरी. Now, the third point is forgery. The rule does not apply where a person relies upon a document that turns out to be forged, since nothing can validate forgery. मतलब
आप इंडोर मैनेजमेंट के मदद से आप ये नहीं कर सकते कि अगर कोई फोर्स्ड डॉक्यूमेंट है, कोई जाली सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट है, आप उसको भी वैलिड प्रूफ करवा लो, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. Now the last point is where a precondition is required to be fulfilled before company itself can exercise a particular power. In other words, the act done is not merely ultravise the director's officers but ultravise the company itself. मतलब कोई अगर आपको बेसिकली अगर कोई प्री कंडीशंस फॉलो करनी थी, अगर आपने उनको फुलफिल नहीं किया है, तो भी आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते हो. तो यहीं पे अपन ने अपनी तीनों डॉक्ट्राइन्स को इन डिटेल अच्छे से रिवाइज कर लिया है. आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आई होगी. और अगर स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू एंड यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं. ये जो चार्ट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को. एंड हाँ, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ. जाने से पहले वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो आज के लिए मैं आप सबसे विदा देती हूँ. आप लोगों के साथ मुझे पढ़ के बहुत मजा आया. सो फॉर द डे, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय.